वेलकम बैक। सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हेल्थ के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू की जाए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं, हर घर में कोई ना कोई मसला है, फिर वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या सेहत के मसाइल हों, दरपेश हैं, तो आपके सेहत के मसाइल को हल करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद होते हैं। आप अपनी कॉल्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू भी हमें बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इशूज़ हैं या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि मैं अपने प्लेटफॉर्म पर जो है वो डिस्कस करूँ। आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो आपके ज़हनी अमराज हैं या उनका इलाज किस तरह किया जाए, क्योंकि नॉर्मली जब इस तरह की कंप्लेंट्स हमें हमारे मेंटली या न्यूरो शुरू हो जाती है ना, तो हम फिर जिन रास्तों को इख्तियार करते हैं वो असल में रास्ते ही गलत हो जाते हैं। तो किस तरह प्रॉपर चैनल आप चीज़ों को अपने बेहतर कर सकते हैं, अगर आपके कोई दिमागी आपके मसाइल हैं उनको कैसे डील किया जाए, ये आज हम इन कंप्लेंट्स के हवाले से जो है वो प्रोग्राम में बात करेंगे। और जब न्यूरो इश्यूज़ की बात आई है तो डेफिनेटली एक ऐसी शख्स है जिन्हें आपने पहले भी सलाम पाकिस्तान में बारहा देखा है, बड़ी शाइस्ता गुफ्तगू फरमाते हैं और हमारे तो पूरे स्टाफ का कहना ये है कि मरीज़ इनको देखते ही उनकी आधी बीमारी जो है वो वैसे ही ठीक हो जाती होगी, क्योंकि स्माइल थेरेपी जो है उसके ज़रिए ही अपने पेशेंट्स का इलाज करते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर उसको डायग्नोज करते हैं। सो वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आज आप उधर बैठे हैं, सीटें चेंज हो गई हैं, तो आज आप मेरा इंटरव्यू करेंगे। वो तो आपकी स्पेशलिटी है इंटरव्यू करना, वो तो आप करेंगे, मैं अपनी स्पेशलिटी के बारे में नहीं, आप वैसे ही बहुत स्पेशल, आप आ जाते हैं टाइम निकाल के, बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है डॉक्टर साहब का, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि थ्रू स्क्रीन आपके मसाइल जो हैं वो हल किए जा सके। अच्छा, आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। स्पेसिफिकली आज मैंने इसलिए टॉपिक नहीं रखा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो आज उनको ओवरऑल जो बिखरी हुई चीज़ें उनको हम समेटने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप हैं एक न्यूरो फिजिशियन, राइट? अच्छा, एक होता है न्यूरो सर्जन जो दिमाग की सर्जरी करता है। ये जो न्यूरो फिजिशियन है इसका क्या काम है और ये क्या पैथी है? देखिए, न्यूरो फिजिशियन जो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है जिसने न्यूरोलॉजी या दिमाग की बीमारी में स्पेशलाइज किया होता है, ठीक है। और दिमाग की बीमारियां क्या हो सकती हैं? लोगों को फालिज की बीमारी हो जाती है, मिर्गी या एपिलेप्सी की दौरान की बीमारी है, भूलने की बीमारी है, याददाश्त कमज़ोर हो जाए, पार्किंसन डिजीज़ है, राशा की बीमारी है, ऐसे ही हमने लास्ट टाइम डिस्कस, जी हाँ बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। इसी तरीके से गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, इसी तरीके से अगर आपकी नर्व्स जो हैं वीक हो रही हैं, सुन हो रहा है, चला नहीं जा रहा, चाल में लड़खड़ाहट है, उन चीज़ों का हम इलाज करते हैं। अक्सर औकात लोग जो हैं दिमाग की इन्फेक्शंस का शिकार हो जाते हैं, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, उसका भी हम इलाज करते हैं। तो जो भी ऐसी बीमारियां जो इंसान के जहन को, ब्रेन को मुतासर करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड को मुतासर करती हैं, उसको जो ट्रीट करते हैं उसको न्यूरो फिजिशियन कहा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ये मेन प्रोसेसर है जो आपकी पूरी बॉडी को, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। अगर आप इसको स्टॉप कर दें तो शायद फिर आप जिंदगी खत्म हो जाती है ना। तो ये एक छोटी सी जो चीज़ है, लेकिन ये कितनी काम की है और ये किस किस तरह फंक्शन कर रही होती है, ये आज मैं और आप समझेंगे डॉक्टर साहब से। मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, फिर उसमें कहते हैं कि ये जो आपका हराम मगज है इस पर अगर चोट लग जाती है, आपकी है डेफिनेटली माइंड के, ब्रेन के, जो पढ़ाया भी जाता होगा आप लोग। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, इसलिए आपसे अगर मैं पूछूं आम जबान में कितने हिस्सों में आप लोग इसको डिवाइड करते हैं? इंसान का जो ब्रेन है उसको हम दो बड़े हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जो नर्वस सिस्टम ब्रेन, जो इंसान की जो स्कल है, जो खोपड़ी है, इसके अंदर जो है बड़े महफूज तरीके से रखा होता है, इसको हम ब्रेन कहेंगे, दिमाग कहेंगे, ठीक है। और जो आपने हरामस का जिक्र किया, तो ब्रेन से जितनी भी फिर नीचे इंफॉर्मेशन जाती है, गर्दन से नीचे लेकर रीढ़ की हड्डी तक, जो एक बहुत ही पतली सी एक नर्व्स की थिक नर्व्स की, ठीक है, होता तो बहुत ही वो डेलिकेट और नाजुक है। मुझे समझ नहीं आती कि उसको हराम मक्स क्यों कहते हैं, उसको भी रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक फिर एक नर्व्स का एक बंडल होता है। अच्छा, आप लोग उसको मेडिकल साइंस में स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसको नॉर्मली हराम वो कहा जाता है। अच्छा, आई थॉट कि कोई अच्छा ये कोई चीज नहीं है, ये जो बैकबोन होती है उसको ये कहा जाता है। उसमें जो वेन्स आ रही होती हैं उसको, उस पे जो कवर किया होता है उसको बेसिकली नॉर्मली लोग कहते हैं। यानी कि दिमाग पूरे जिस्म को, आपने जैसे कहा कि पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है, सारी इंफॉर्मेशन नीचे भी भेजता है, एक एक पोर तक भेजता है,
भेजता है और फिर उसी एक एक पोर्ट से वापस तमाम इंफॉर्मेशन वापस भी हासिल करता है। तो जिस तारों के जो जो एक जैसे ये सर्किट है और इससे पूरी आपको वायर्स जो है वो बॉडी में समझें कि ये पूरे जो है वो आपकी बॉडी वो इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है। तो ये जो वायर्स आती हैं कुछ जो है वो खुद छोटी होती हैं कि उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, फिर कुछ जब इकट्ठी होकर बड़ी हो जाती हैं तो ये वायर्स का सिस्टम जो है नीचे से जब ऊपर जाता है ब्रेन तक, ये ऊपर से नीचे आता है तो वो हराम मगज के थ्रू आता है। ओके ओके अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम कहते हैं कि जो बच्चे की उम्र होती है 7 साल तक, उसमें आप उसकी शख्सियत बना सकते हैं, आप उसको जो भी सिखाते हैं, ये माइंड की पावर ही है ना कि वो उसको पिक करता है और उसके बाद जो है वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करता है। तो क्या इस तरह की भी चीज़ है कि एक्सेप्टेंस या चीज़ों को सीखने, कहते हैं उम्र बढ़ती जाती है तो सीखने का मरहला भी स्लो हो जाता है। एक चीज़ आप यंग एज में सीखेंगे वो बहुत जल्दी आप पिक कर सकेंगे, तो क्या जहन का काम भी वक्त के साथ साथ के साथ स्लो होता जाता है? जी हाँ बिल्कुल। जो चूंकि मेडिकल साइंस ने तहकीक भी के बहुत सारे हमारे तो इसमें ये वाकई में रिसर्च ये साबित हुई कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसके दिमाग की जो नशोनुमा होती है बहुत तेज़ हो रही है। बल्कि मैं एक मिसाल दूंगा, जिस तरह लैंग्वेज है, इंसान की ज़बान है, ठीक है, इसका प्रोसेस जो होता है कि जी वो माँ बाप की बड़ी कोशिश होती है कि बच्चा जब बस बोलना शुरू करे पहला लफ्ज़ कहते हो और जब कह देते हैं तो बड़े खुश होते हैं 6 महीने 7 महीने जब भी। लेकिन लोगों ने रिसर्च से ये साबित किया कि बच्चे की ज़िंदगी का जो 9वां और 10वां महीना होता है वो उसको कहते हैं कि लैंग्वेज का लेज़र पीरियड का नाम दिया उन्होंने। कि इतनी तेज़ी से लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती है उस वक्त के बच्चा जो हमें तो नहीं पता चलता, लेकिन बच्चे के दिमाग जो है उसके अंदर जो है वो एसिमुलेट कर रहा होता है, बल्कि लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो वो डेवलपमेंट बहुत तेज़ होती है। right. फिर इसी तरह लैंग्वेज के लोगों ने किया कि अगर आप किसी एक बच्चे को, एक तो मादरी ज़बान होती है जो कि सीख जाते हैं, अगर कोई और ज़बान भी सिखाना चाहते हैं तो उसका जो सबसे बेहतरीन वक्त है वो शुरू के 6, 7, 8 साल की है। उसमें बहुत आसानी से सिखा सकते हैं कि आप दूसरी ज़बान, इतना दिमाग के अंदर नशो नमा, इतनी कैपेसिटी होती है। मसलन ये कि, और कहते हैं उसका बेस्ट तरीका ये कि आप अपने बच्चे को उसी एज के कोई दूसरी ज़बान बोलने वाले बच्चे के साथ खेलने दें, वो उसकी ज़बान सीख जाएंगे, वो पिक कर जाए। जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो मतलब ये तो लेकिन हमारे ही होता है कि अगर आपको किसी दूसरे मुल्क जाना है, वहाँ काम करना है, तो फिर एक बड़ी पुख्ता उम्र में आकर लोग जो है कि वो सेंटर्स ज्वाइन करते हैं कि उस ज़बान को सीखा जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मल्टीपल लैंग्वेजेस वैसे भी एक स्किल है जो बहुत सारे लोगों के पास होना चाहिए, तो यंग एज में अगर बच्चों को भी आप इस तरह कुछ लैंग्वेजेस सिखाना चाहते हैं तो वो आप कह रहे हैं बेस्ट एज। बिल्कुल बिल्कुल, दिमाग के अंदर सलाहियत होती है बहुत, क्योंकि इस वक्त दिमाग ग्रो कर रहा होता है तो फौरन चीज़ें पिक कर लेता है। ऑलराइट। अच्छा, ये जो लोगों के अंदर नेगेटिव, कहते हैं कि इमोशन एक ऐसी चीज़ है कि जब आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो ये सिक्रीट करते हैं, ये जो केमिकल्स सिक्रीट होते हैं और उसकी वजह से आपके इमोशंस डेवलप होते हैं। ये इमोशन डेवलपमेंट की जो थ्योरी है इसका भी ताल्लुक आपके दिमाग से है। खुशी, एकदम से आपने कोई चीज़ देखी और आपके माइंड ने आपको मैसेज दिया कि यस आपको स्माइल करना है, ये आई थिंक माइक्रो सेकेंड्स का काम होता है। और तो इमोशन का और आपकी सोच का, आपके दिमाग का कितना ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। दिमाग न सिर्फ कि इंसान के जिस्मानी अज़ा को कंट्रोल करता है, वैसे ही आपकी जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, फीलिंग्स हैं, पूरा कंट्रोल दिमाग के अंदर होता है। अब तो जैसे आपने पहले भी एक सवाल पूछा था कि दिमाग के पार्ट्स क्या होते हैं, तो अब तो ये है कि दिमाग के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके रिसर्च जो है कर कर के लोगों ने साबित कर लिया कि दिमाग का ये हिस्सा ये काम करता है जी, ये हिस्सा ये काम करता है। इसी तरह फीलिंग्स का, इमोशंस के भी सेंटर्स हैं। इसी तरह अगर आपको जो जिस तरह नेगेटिव आपने इमोशंस की बात की कि गुस्सा आ जाना और जैसे कहते हैं कि रेज है, डिस्ट्रक्टिव इमोशंस जो होती हैं, वो एक पार्ट ब्रेन का होता है जिसका टेक्निकल नाम है एमिगडाला कहते हैं उसको। वो सेंटर है उसका। ऐसे ही जो है जैसे कहते हैं ना कि खुशी के भी सेंटर्स हैं। पूरा एक इमोशंस का एक सिस्टम है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, उसका नाम है लिम्बिक सिस्टम, जहाँ इंसान के हैप्पीनेस के हैं, रिवॉर्ड्स, अगर आप रिवॉर्ड करेंगे, रिवॉर्ड सेंटर्स हैं, पनिशमेंट सेंटर्स हैं ब्रेन के। ऐसे ही जब आपने न्यूरो ट्रांसमीटर्स का जिक्र किया, न्यूरो ट्रांसमीटर हमारे नाज़रीन के लिए आसान अल्फाज में ये कि केमिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर, कीमियावी अज्जा होते हैं। चंद केमिकल्स का नाम है, एक सेरोटोनिन होता है, एक एपिनेफ्रिन होता है और एक डोपामीन है। ये 3 केमिकल्स हैं जो इंसान को
एहसासात और जज्बात को भी कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये टोबामिन तो वैसे भी दिया भी जाता है ना, जब आपकी बॉडी बेहतर कंट्रोल नहीं काम कर पा रही होती तो फिर आपको आई थिंक जो राशा की बीमारी है उसमें दिया जाता है ना। बिल्कुल, उसके अंदर हम देते हैं। लेकिन आप वैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, डॉक्टर आपको बताएगा कि कितनी फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने केमिकल्स का जिक्र किया, अब मैं मिसाल दूं, 3 लोग हैं और एक ही सिचुएशन है और वो सिचुएशन ऐसी है जिसमें अब आपको उस सिचुएशन से गुजरने के बाद आपका एंगर बढ़ जाता है, लेकिन अगर आप 3 लोगों को देखेंगे तो तीनों का जो उस सिचुएशन के बाद जो उनका इम्प्रेशन आएगा वो बड़ा डिफरेंट आएगा, वो बड़े मुख्तलिफ तरीके से रिएक्ट करेंगे। शायद एक शख्स बहुत ज़्यादा एंगर में आ जाए, गुस्सा करे, दूसरा जो है वो ना सिर्फ गुस्से से बोले बल्कि फिजिकली भी उसका कुछ रिएक्शन हो, लेकिन एक शख्स बड़ा हम्बल और काम रहता है। सर्किट तो एक है, मैसेज भी आपको एक मिलता है, तो किस तरह आप इसके थ्रू उस एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, या इन केमिकल्स को कैसे, क्या ताकत होती है इंसान में इतनी सलाहियत कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया जाए? बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए कि ये तो हमारे माशरे के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन होती है कि जो गुस्सा जो है, मुझे गुस्सा, हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं, गुस्सा बहुत आ जाता है, घर वाले भी शिकायत करते हैं जी गुस्सा बहुत आता है, गलत फैसले हो जाते हैं। अभी हमने जिक्र किया था बच्चों का कि जो शुरू के 6-7 साल होते हैं, 7-8 साल होते हैं, ये इंसान की जो न सिर्फ के ब्रेन की ग्रोथ पे आते हैं, इसी तरह आपका जो इमोशनल सिस्टम जो होता है ना, उसकी ग्रोथ में भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा। तो अगर माँ बाप, सबसे ज़्यादा जो बच्चे सीखते हैं चीज़ें वो माँ बाप से सीखते हैं, जिसको मॉडलिंग की थ्योरी कहते हैं, कि वो मॉडल करते हैं अपने माँ बाप के बिहेवियर को। अगर तो माँ बाप गुस्से का इजहार नहीं करते बच्चों पे, या माँ बाप खुद अपनी रोज़मर्रा के मामलात में गुस्से का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बच्चे भी गुस्सा नहीं सीखेंगे। ओके। अगर माँ बाप भी गुस्सा का इजहार करते हैं, ठीक है, चाहे वो बच्चों पे गुस्सा करके करें कि भाई तुम ये नहीं काम कर रहे हो और गुस्से का इजहार करें, या उसको सजा दे दें, या उसको जोर से बोलें, या डांटे डपटें, या ये कि अपने लोगों के साथ डीलिंग में अगर वो एकदम गुस्से में आ जाएं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, बच्चा जो है वो 4-5 गाड़ी रेड लाइट पे स्टॉप हुई कोई, या गाड़ी किसी ने रोक ली और आप जो वाले साहब हैं जो ड्राइव कर, गुस्सा आ गया, उन्होंने, उनका चेहरा भी गुस्से से तंग गया, उनकी ज़बान लहजा भी हो गया, तो वो सीख लेगा। सही। गैर इरादी तौर से वो समझ लेगा कि गुस्सा ही एक तरीका है सिचुएशंस को हैंडल करने का। मतलब आप कह रहे हैं कि जिस तरह हम ये बात करते हैं कि तरबियत बड़ी जरूरी होती है, वो आप इंस्टॉल कर देते हैं, इसी तरह जो आपकी आदतें होती है जब आप पेरेंट्स होते हैं, तो आपकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हाउ यू बिहेव। ठीक है, आप खुद एक मॉडल हैं उनके लिए। और जो पेरेंट्स जो हैं जिनकी आदत होती है स्मोकिंग करने की, तो आप देखें अक्सर बच्चे जो अपनी पेंसिल लेकर जो है वो अपने फादर के चाहे उनके सामने नहीं, लेकिन उस जेस्चर को फॉलो कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि शायद ये कोई बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि उनके लिए उनका पहला रोल मॉडल, आप किसी से भी पूछें, मेरे लिए मेरा रोल मॉडल शायद मेरे फादर हैं, यकीनन, और सबके लिए होंगे जो आपके पहले जो जिनको आप देखकर, जिनकी उंगली पकड़कर आप पले बड़े होते हैं। तो ये बड़ी खास चीज़ है। हम बड़ी आम सी चीज़ें समझते हैं ना कि शायद ऐसे ये सब चीज़ें बोल दी जाती हैं, लेकिन इनको ये पे बैक करती हैं आपको जब आपका बच्चा जवान होकर इस दुनिया में अपना जो है किरदार अदा कर रहा होता है। इस हवाले से और बहुत सारे सवालात हैं। एंगर मैनेजमेंट अगर आप शुरू से चाहें तो आप किस तरह खुद अपने और अपने बच्चे के माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं, कि इतनी सलाहियतें हैं, रब ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, बड़ी सलाहियत दी, और ये जो छोटा सा सर्किट है ये इंसान से कितने बड़े बड़े काम करवा लेता है, ये तमाम डिस्कशन होगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आज बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो टॉपिक है, और वो ये है कि आपका जो माइंड है वो किस किस तरह काम करता है, और आप उनको किस तरह अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। और ये हमें कंट्रोल कर रहा होता है या हम इसे कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये एक बड़ा ख़ास सवाल है जो डॉक्टर साहब ये हमें कंट्रोल करता है या हम इसे कंट्रोल करते हैं? असल में ये वाकई में ऐसा सवाल है कि जिसके बारे में लोग कहते हैं ना कि जी ऐसे कहा जा सकता है कि जी पहले अंडा है या पहले चूजा है। ये दोनों चीजें हैं। अच्छा। दिमाग भी हमें कंट्रोल कर सकते हैं और हम भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, दोनों में से सबसे कामयाब चीज क्या है कि हम इसे कंट्रोल करें? सबसे जो इफेक्टिव और कामयाब चीज है कि हम दिमाग को कंट्रोल करें, और हम कर सकते हैं। हम कर सकते, लेकिन कितने % आपको लगता है, क्योंकि हम बेसिकली हम इमोशनल लोग हैं, हमें ना खुद काम करना उस तरीके से आता है और ना हम लोगों से काम करवा सकते हैं। ये मैं
आई डोंट नो इसको मैं बुराई के सेंस में लूँ या अच्छाई के सेंस में लूँ। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाएं, हमारे वो लोग जो यहाँ पर काम नहीं करते, बड़े सुस्त बने होते हैं, उन अंग्रेज़ों को पता है कि इनसे काम कैसे निकलवाना है। अगर वो पे करते हैं तो उनको काम निकलवाने का तरीका भी आता है और यहाँ वाले काम करते भी हैं। लेकिन यहाँ हम आकर जो है हम शायद इमोशनली इतना बह जाते हैं इमोशंस में कि नहीं चलो अपना ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपको आपके अंदर इंसानियत का जज्बा भी होना चाहिए, आपको लोगों का ख्याल भी करना चाहिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी आती हैं डॉक्टर साहब जहाँ आपको बड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना पड़ता है। हम तो उन जगहों पर भी इमोशनल हो जाते हैं। तो ये तो हमारे कौम का प्रॉब्लम है, इमोशनल होना। असल में ये वाकई में इमोशनल कंट्रोल है। इस पर तो लोगों ने बहुत रिसर्च की, बड़ी किताबें लिख दी इसके ऊपर कि इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाए। इमोशंस से कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, नुकसानदेह इमोशंस कौन सी होती हैं, फ़ायदेमंद इमोशंस कौन सी होती हैं। अभी हम बात जिक्र कर ही रहे थे आपने, जिस तरह गुस्से का एक जगह, गुस्सा बड़ी डिस्ट्रक्टिव इमोशन, गुस्से से बहुत ताल्लुक है। तो एक तो ये कि वो जो बचपन से जो बच्चों ने सीखी चीज़ होती है वो ज़िंदगी भर, इसलिए कहते हैं अगर आपने बच्चों की तरबियत करनी है तो शुरू के 10 साल में कर दें, शुरू के 5-6 साल में करनी है। और माँ बाप ही से सीखेंगे बच्चे, और अननोइंगली सीखेंगे। एक तो ये है कि माँ बाप बच्चों के साथ मोहब्बत से पेश आएँ, अपनी इमोशंस उनके सामने अच्छी रखें, उनके साथ डीलिंग अच्छी करें, मियाँ बीवी आपस में अच्छे या लोगों से अच्छा। फिर ये कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद भी अगर इंसान के जहन के अंदर ये जो इमोशनल, जिसको डिस्ट्रक्टिव इमोशन कहते हैं कि जी आपको गुस्सा भी बहुत आता है और आप फैसले आप जो है ऐसे कर लेंगे, जज्बात में आके फैसले करेंगे, वो जो कहते हैं जज्बात में फैसले किए गलत फैसले हैं। अच्छा, वो ये चीज़ होती है कि अगर बहुत ज़्यादा ये चीज़ ओवरवेलमिंग किसी शख्स में नज़र आ रही हो कि वो अपने उसके अंदर डिस्ट्रक्टिव इमोशंस बहुत हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि आया कि उसके अंदर कोई डिप्रेशन की बीमारी तो नहीं है। ठीक है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी जिसको उर्दू में यासियत की बीमारी कह सकते हैं या उदासी की बीमारी कह सकते हैं, कि उसके अंदर ये नेगेटिव, मनफी और जो डिस्ट्रक्टिव, जो नुकसानदेह इमोशंस हैं उनका गलबा हो जाता है इंसान के दिमाग के ऊपर। अच्छा। ठीक है। हर चीज़ उसको जो है फिर वो मनफी नज़र आ सकती है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है, और इंसान जो है वो फैसले जो है वो लॉजिक से और ठंडे, जिसको हम कहते हैं ठंडे दिमाग से की बजाय गुस्से में, जल्दबाजी में फैसले कर लेगा। तो उसमें देखना है कि डिप्रेशन का एलिमेंट तो नहीं है उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि वो ट्रीट किया जा सकता है। मैं अभी कुछ दिनों पहले एक रिसर्च पढ़ भी रही थी और उसमें ये लिखा था कि नॉर्मली 3 तरह के माइंडसेट्स होते हैं लोगों की, जो सोच होती है। इसमें जो आप अगर कोई चीज़ गलत होगी तो आप हमारी इस्लाह भी कीजिएगा, लेकिन उसमें ये था कि एक सोच ये है कि वो लोग जिनको हमेशा अपनी लाइफ से कंप्लेन ही रहती है कि मेरी तो किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे साथ तो ये भी गलत हुआ, मेरे साथ तो ये भी गलत हुआ, सारी ज़िंदगी वो खुद से और दूसरों से कंप्लेंट्स करते रहते हैं। उनको कोई भी चीज़ ब्लेसिंग नहीं लगती, या वो कभी भी खुश या मुतमईन नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं, दूसरी जो कैटेगरी है वो लोग हैं जिनको लगता है कि ठीक है, अगर मेरी प्लानिंग कामयाब नहीं हो रही तो जो भी रब की तरफ से है मैं उसमें खुश हूँ, या वो फिर वो यही समझते हैं कि ठीक है अब जो भी होगा वो देखी जाएगी, वो इस सोच में ज़िंदगी गुजार देते हैं। और तीसरी कैटेगरी ये है कि वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि रब की तरफ से हमें एक ज़िंदगी मिली है और इसे हमें जॉय के साथ और खुश होकर गुजारना है, और कहते हैं कि वो जो तीसरी कैटेगरी है उन लोगों की ज़िंदगी और उम्र बड़ी लंबी होती है। तो अगर मैं इन 3 कैटेगरीज को जिक्र करूं डॉक्टर साहब, तो जो पहले लोग हैं जो ये कहते हैं कि खुद अपने आप को ही मलामत करते रहना या अपने आप से मुतमईन ना होना, ऐसे लोगों ने तो वैसे ही डिप्रेशन में जाना। ये एक्चुअली ये चीज़ उल्टे कर सकते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में के शिकार हैं तो फिर हर चीज़ आपको मनफी लगती है। अच्छा। फिर आपको हर जिस तरह आपने कहा कि अपने हालात भी अच्छे नहीं लगते, शिकायतें रहेंगी कि मेरी जॉब में मेरी तरक्की नहीं हो रही, और मेरे माली वसाइल हैं, या मेरे बच्चे की ठीक नहीं है, तो उनको हर चीज़ मनफी लगती है। अच्छा, तो क्या बचपन से डिप्रेशन की बीमारी हो सकती है? या बिल्कुल। अच्छा। एक तो हम ये समझते हैं कि इसका एक जेनेटिक वो है कि जीन्स में चलती है। ठीक है, अगर माँ बाप में किसी को है तो आपको होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो फिर आप नेगेटिव भी रहेंगे, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव। जरूरी नहीं कि अगर आपके खानदान में तो आपको ज़रूर हो, लेकिन ये कि आप में एक ये टेंडेंसी होगी। और फिर ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल लम्हात आएंगे, स्ट्रेसेस आएंगे, तो ये इसको ट्रिगर कर सकते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन है किसी को हर चीज़ शिकायतें नज़र आ रही हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ डिप्रेशन का शिकार है। और अगर उसका इलाज किया जाएगा तो फिर उनको वही अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें पॉजिटिव हैं, जो मुस्बत हैं, वो नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सही। अच्छा डॉक्टर, कुछ लोग हैं उनमें भूलने की सलाहियत से मुराद मेरी ये है कि वो जो चीज़ लाइफ में बुरी हुई
वो उसको डिलीट कर देते हैं अपने माइंड से। ये माइंड है ना, ये जिस तरह कंप्यूटर की तरह काम करता है, ये इसका एक इनबॉक्स है जिसमें से आप बुरी चीज़ों को निकाल दें और अच्छी चीज़ों को सेव करके रखें ताकि वो आपको आगे ज़िंदगी में बढ़ने में आसानियाँ पैदा कर सकें। लेकिन क्या ये टेंडेंसी भी हर शख्स के अंदर मौजूद होती है? लेकिन कुछ लोग इंतकाम कि जो है वो अपने अंदर इंतकाम को पैदा करते रहते हैं कि नहीं, अगर इसने मेरे साथ ये गलत किया तो मैं जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं इस शख्स से जो है वो इंतकाम लूँगा। या वो एंगर जो है वो उनके अंदर पलता रहता है कि मेरे साथ बचपन में बेहतर नहीं हुआ, मुझे उस तरह से ब्लेसिंग नहीं मिली जो दूसरों को मिली है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये भी आप माइंड के अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, ये भी आपके माइंड में ताकत होती है इंसान के अंदर के कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल, जो अब ऐसे जो रिसर्चर्स लोग कर रहे हैं, इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनका तो यही ओपिनियन है कि आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डॉक्टर साहब? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैसे आपने जिक्र किया कि मेरे साथ पास्ट में ये हुआ तो उसका मेमोरीज रह जाती हैं, उसका लोग उसके इंतकाम की तरफ या जो भी उसके बारे में परेशान रहते हैं। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं माइंडफुलनेस का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इंग्लिश में उसको माइंडफुलनेस है, उर्दू में हम कहें तो वो ये कहेंगे कि जी दौरे हाजिर में रहें। तीन सीगे होते हैं ना, एक माजी होता है, एक हाल होता है, एक मुस्तकबिल होता है। अभी लोग कहते हैं कि आप हाल में रहें। आपका जहन अगर भटक रहा है वो माजी की तरफ जा रहा है और माजी की किसी ऐसी जो है जिसके जी मेरे साथ ये हुआ था और मुझे सर लोगों ने ये किया और मेरे साथ ये गलत हो गया और उसी के अंदर है, तो लोग कहते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस की, आप अपने दिमाग को वापस हाल में ले आए। हाल का मतलब है आज, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका दिमाग जो है, आप ये कह रहे हैं कि गुज़िश्ता और मुस्तकबिल ये दोनों चीजें जो हैं इसको हमें साइड पर रखना चाहिए और हमें आज को जीना चाहिए। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जब आपके घर के बिल नहीं पे हो रहे होंगे, आपको आपके मसाइल होंगे, आपकी बीवी भी आपको परेशान करी होगी, आपका बॉस भी आपको तंग कर रहा होगा, तो फिर ये कनात पसंदी, ये सब्र, ये बर्दाश्त एक जर्नल बात है, वो कैसे आएगी इंसान के अंदर? असल में ये जो बहुत सारी ना कि परेशानी, गम, दुख, फिक्र और ये जो गुस्सा है, ये नॉर्मल इमोशंस हैं, ये गलत इमोशंस नहीं है। इनको ये नहीं कहना चाहिए कि एंगर आ रहा है, जरूरी है, ये नॉर्मल इमोशंस हैं। असल चीज ये कि हमने अगर ये इमोशंस आती हैं तो उनके साथ डील कैसे करना है। अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने आप को, गुस्सा आ रहा है तो आपको समझ लें हाँ जी मुझे ये बात बुरी लग रही है, मुझे इस पर गुस्सा आ रहा है। अब अगर उस गुस्से को बढ़ने दिया जाएगा और उसके पे इंसान रिएक्शन करेगा गलत, गुस्से में चिल्लाएगा या मारेगा या चीज़ें तोड़ेगा या उसका चेहरा तन जाएगा या लोग उससे परेशान होकर दूर हट जाएंगे, वो गलत बात है। अच्छा, लेकिन कुछ लोग जो हैं उनको पता है कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, बट उनको वो गुस्सा ठंडा होने के बाद एहसास होता है और वो रिग्रेट भी करते हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं उस वक्त हमारा कंट्रोल ही नहीं होता और वो बाद में रिग्रेट करते हैं। तो ये कोई बीमारी है जिसकी वजह से नहीं हो पाता? अगर तो उनमें बाकी डिप्रेशन के या परेशानी के बहुत सारी अलामात हैं तो फिर तो हाँ, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा ना एक डिप्रेशन की निशानी होती है और अगर उसको दवाइयों से ट्रीट किया जाए तो वो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए कि देखिए दिमाग, हमने जिक्र किया दिमाग में बहुत सारे केमिकल्स हैं, सेरोटोनिन है, एपिनेफ्रिन है, इनका लेवल कम हो जाएगा तो इंसान को ये कैफियत हो सकती हैं, तो उसको हम दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। एक तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि लोग अगर ऐसा मुस्तकिल हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर रुजू करें, इसलिए कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं दवाइयों के जरिए। ठीक है, दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं, थेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 2 ये कि एंगर मैनेजमेंट भी सिखानी चाहिए लोगों को कि अगर गुस्सा आए तो क्या करें, क्योंकि गुस्सा जो होता है वो कैसे होगा एंगर मैनेजमेंट? एंगर मैनेजमेंट ये है कि एक तो इंसान जो है पहले उसको एहसास करे कि जी मुझे गुस्सा आता है तो मैं उसके नतीजे में ऐसा करता हूँ। तो अच्छा, गुस्सा आने का भी ये होता है कि स्टार्ट होने से लेकर पीक तक जाने में 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लगता है। यही टाइम होता है जिसको कंट्रोल का है। इंसान पहले से एंटिसिपेट करे कि मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अच्छा, गुस्से के फिजियोलॉजिकल रिस्पांस होती हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि शक्ल देख कहते हैं यार इसका तो बीपी हाई हो गया, एक्चुअली तो गुस्सा आ गया। इंसान के जो मसल्स होते हैं तन जाते हैं, ठीक है, जबड़े टाइट हो जाते हैं, मुट्ठियाँ थोड़ी सी भीग जाती हैं, उसका जिस्म थोड़ा सा टाइट हो जाता है, उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, हार्ट बीट उसकी थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। ठीक है, अगर उस वक्त ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करें हो सकते हैं वो भी, तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। कॉर्टिसोल एक होती है, एक हार्मोन होती है इंसान के बॉडी में, और एपिनेफ्रिन एक होती है, तो उनका अगर सर्ज होगा तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो एक तो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है,
कि अपने जिस्म को ढीला छोड़ें, ठीक है। अगर मुट्ठियाँ तन रही हैं तो उनको ढीला छोड़ें, अगर जबड़े तन रहे हैं इंसान का जिस्म वो उसको ढीला छोड़ने की कोशिश करें। और वो जो 1 मिनट का टाइम है ना, उसको एंटिसिपेट करें कि अब आने वाला है और वो मुझे उसको पीक तक नहीं पहुंचने देना। अच्छा, राइट, ठीक है। अपनी जो फिजियोलॉजिकल रिस्पांस है उसको, ठीक है, अच्छा, ठंडे सांस लें, ठीक है। अब हाँ बोल रहे हैं तो चुप हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, जिस तरह में इस्लाम में भी बताया कि खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठ गए तो लेट लें, ठंडे पानी, फौरन को पानी पिलाओ ताकि ठंडे पानी एक गिलास पी लें। ये उस फिजियोलॉजिकल रिस्पांस को भी पीक तक पहुंचने रोकने के लिए बचाने के तरीके हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसी सूरत हाल में तो वहां से निकल जाएं, इस बजाय इसके कि आप गुस्से का इजहार कर दें, ठीक है। और बार बार इसकी प्रैक्टिस करें, इसलिए कि अब हमने ये देखा है कि अगर आप एक ही चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके इवन माइंड का हिस्सा भी चेंज हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं यहाँ ये बात करूँ कि हमारे यहाँ आज का दौर ऐसा है कि हम एक कमज़ोर इंसान पर अपना गुस्सा निकालते हैं और उस शख्स पर गुस्सा करते हैं जिसका हमें ये पता होता है कि ये मजबूर है, ये पलट कर ना हमें जवाब दे सकता है ना ही हमें आंखें दिखा सकता है, और वहाँ पर हम अपनी ताकत का इजहार करते हुए अपने बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो ये क्या माइंडसेट है? अब आप देखें, हम उस शख्स पर गुस्सा नहीं करेंगे जहाँ हमें पता होगा कि ये आगे से खड़े होकर मुझे जवाब दे देगा। अगर हम औलाद की भी बात करें तो मुख्तलिफ जो है सोच होती है बच्चों की भी। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो दोनों तीनों की फितरत बड़ी मुख्तलिफ होगी। माँ को भी पता होगा ये बच्चा जो है अगर मैं इसको रोकूंगी भी तो ये नहीं रुकेगा, हाँ ये जो है ये बेचारी मान भी लेगी या सुन भी लेगी। तो हम भी लोगों की फितरत के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। डू यू थिंक ऐसा ही होता है? असल में आपने जो बड़ी अच्छे तवज्जो दिलाई, हाँ ऐसा होता है, लेकिन रिसर्च ने यह साबित किया है कि जो 90% गुस्सा होता है वो इंसान अपने आप पर खुद करता है, अपने आप में अपने ऊपर करता है। अच्छा, ओके। हमें तो लग रहा होता है ना कि वो दूसरों पे कर रहा है। हाँ। अब उसने जोर से बोल दिया, ठीक है, एक जुमला बोल दिया, वो खत्म हो गया। जैसे बच्चा था या घर वर हट के गुस्सा है अब्बा जान को या किसी को भी गुस्सा है, बॉस को गुस्सा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो गुस्से का जो जिसे कहते हैं ना कि शिकस्त और रीख का अमल जो होता है वो इंसान के अपने ऊपर होता है। 90% जो गुस्सा होता है जो उसका असर जो कहते हैं इंसान अपने ऊपर करता है, ये रिसर्च ने साबित किया। अच्छा, तो इसीलिए कहते हैं कि बीमारियां लग जाती हैं इंसान को जो बहुत ज्यादा गुस्सा। वो क्या होता है कि इंसान का मूड खराब हो जाता है, ठीक है। वो अब मूड खराब होगा तो 2-2 घंटे खराब है, ठीक है। अब वो 2 घंटे सफर कौन कर रहा है? इंसान वो खुद कर रहा है। आप लोग आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट, आपको जो है आप तकलीफ से गुजरते हैं, राइट, एक तकलीफ से इमोशन से गुजरते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि 90% जो गुस्सा करते हैं इंसान अपने ऊपर। अच्छा, कहते हैं कुछ लोगों के वो बड़े फास्ट लाइफ को जीते हैं, जिस तरह आप कोई चीज़ बुरी लगी, आपकी नाराज़गी हुई और उसके बाद आपने थोड़ी देर कंट्रोल किया एंड आप बैक टू योर लाइफ, ठीक है, नॉर्मल हो गए आप। लेकिन कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों तक उस चीज़ को रखते हैं, वो परेशान, वो कहते हैं मुझे वक्त चाहिए, मैं वक्त लगता है वापस आने में। तो क्या इसमें भी इंसान कंट्रोल कर सकता है कि जिस तरह बटन ऑन किया आप फौरन से गुस्सा हो गए और आपने नॉर्मली जो है चीज़ों को समझा और उसके बाद आप अपनी लाइफ के जॉय की तरफ वापस आए? मैं एंजॉय की बात नहीं करूँगी, जो जॉय वर्ड है ना ये ज़िंदगी में बड़ा खास है, बड़ी अहमियत रखता है और ये शायद हर एंगर मैनेजमेंट हो या आपकी लाइफ की मैनेजमेंट हो उसमें आपको हेल्प करता है। इसमें मैं दोबारा इस जो हमने जिक्र किया कि माइंडफुलनेस के कि आप बल्कि लोग कहते हैं इसकी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए माइंडफुलनेस की, कि आप प्रैक्टिस करें कि अपने दिमाग को आदी बनाएं कि वापस वो आज में ले आए, प्रेजेंट टेंस में, हाल में ले आए, ठीक है। जिस तरह मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि जी हमारे इस्लाम के अंदर भी ये बात बताई गई है कि भाई जिस शख्स के पास आज के दिन का खाना मौजूद है, पहनने के कपड़े मौजूद हैं और सर छुपाने की जगह मौजूद है, तो समझें कि उसके पास दुनिया की सारी दौलत है। बिल्कुल, वेरी ट्रू, ठीक है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और इसी में ये है कि वो आप कह रहे हैं कि कई दिन तक रहते, तो अपना प्रैक्टिस करें कि आज में लेकर आएँ और आज इस वक्त क्या हो रहा है। मसलन अगर वो घर में मौजूद है, ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ था, ठीक है, ऑफिस में कोई सिचुएशन ख़राब हो गई, ठीक है, ये कल हुई थी या परसों हुई थी, लेकिन जब आपने घर जाएंगे तो आप देखें कि मेरे घर में इस वक्त प्रेजेंट टेंस में क्या है, तो क्या होगा। अल्लाह ताला ने मुझे इतने मेरे फैमिली दी हुई है, मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके साथ अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ, मैं उनके साथ बैठा हुआ हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। उस वक्त कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, उस वक्त को एंजॉय करें। सही। और अगर दिमाग भटकता है उसको, बल्कि लोग कहते हैं कि आप रोजाना एक ऐसी एक्टिविटी बनाएं जिसके अंदर बार बार आप ये प्रैक्टिस हो कि अगर दिमाग आपका जा रहा है कहीं तो वापस आ सके। डॉक्टर साहब, क्या यहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज भी आपको बड़ी हेल्प करती हैं कि अगर आपकी जितनी आपकी चीज़ों की आपकी प्रायोरिटीज होती है उस हिसाब से आपका माइंड भी रिएक्ट कर रहा होता है? जिस तरह अब आप देखें मर्द हैं, काम करके आते हैं, ऑफिस से आते हैं और घर आने के बाद बस उनको ये लग रहा होता है बहुत बड़ा पहाड़ जो है
वो सर मैं बुराई नहीं कर रही, मैं नॉर्मली ऐसा ही होता है, आपके घरों में भी मर्द ऐसे ही करते होंगे, आ गए हैं बस बैठ गए, लेकिन एक खातून जो शायद उतने ही वर्किंग आवर्स जो है वो कहीं काम करके भी आ रही होती है, लेकिन उसको ये पता होता है मेरे बच्चे भी हैं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना भी बनाना है, मैंने सुबह की मैनेजमेंट भी करनी है, बच्चों का यूनिफॉर्म, उनका स्कूल, हर चीज़, मतलब उसको पता है कि ये चीज़ें करनी है। जब वो अपनी उस लिस्ट को कंप्लीट कर लेती है, फिर उसके बाद वो कहती है अब मैं थक गई। तो हम अपनी प्रायोरिटीज़ और जो चीज़ें हैं उनको खुद सेट करते हैं, उस वक्त तक हम अपने माइंड को कमांड दे चुके होते हैं कि देखो ये चीज़ें तो मुझे हर हाल में करनी है, और उतनी एनर्जी भी हमारी बॉडी में मौजूद होती है, और उसको करने के बाद फिर हम कहते हैं कि नहीं बस अब मैं नहीं कर सकता। तो क्या हम खुद अपने माइंड को नहीं कंट्रोल कर रहे होते प्रायोरिटीज सेट करके? बिल्कुल, प्रायोरिटीज तो हम खुद सेट करते हैं लाइफ के अंदर कि हमें क्या चीज़ प्रायोरिटी देनी है, टॉप प्रायोरिटी क्या रखनी है, किस पे कितना वक्त देना है, और सेकंड थर्ड क्या है। तो इंसान को वो ज़रूर रखनी चाहिए कि प्रायोरिटीज भी सही होनी चाहिए इंसान की। प्रायोरिटीज सेट होंगी तो हम बैलेंस कर सकेंगे। यहाँ इससे मकसद मेरा ये था कि अक्सर हम कंप्लेन करते हैं ना कि मैं प्रॉपर वक्त नहीं दे पा रहा या मैं चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रहा। ये जो आपका ब्रेन है ना, ये इतना स्मार्टली वर्क करता है अगर आप इसको कंट्रोल कर लें खुद। अगर आप अपनी प्रायोरिटीज सेट करेंगे, जब आप सुबह उठते हैं ना तो आपको पता होता है यार ये चीज़ सबसे खास है, पहले ये करनी है, फिर ये करनी है, फिर वो करनी है। जब आप खुद अपने माइंड की डायरी को मैसेज दे देते हैं तो ये उतना ही काम करता है और उतनी ही स्ट्रेंथ आपकी बॉडी को भी मिल जाती है। इसके साथ साथ कुछ योगा थेरेपीज भी होते हैं जिनके ज़रिए आप अपने बॉडी को काम, अपने दिमाग को रिलैक्स रख सकते हैं। और कहते ये हैं कि दिल भी सोचता है, तो क्या दिल के अंदर भी ये सलाहियतें मौजूद हैं या सिर्फ वो पंप करने का काम करता है? इस पर भी डॉक्टर साहब से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान। सोच लेते हैं तो फिर वो उस पर जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ पढ़ रही थी कि अगर आप ज़िंदगी में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो वो आप अपने आप को मैसेज दे दें। और ऐसा नहीं है कि मैंने मैसेज दे दिया और मैं घर में कुर्सी पर बैठी हूँ और मैं कह रही हूँ वो हो जाएगा। वो एक ट्रैक होता है जो उस चीज़ को हासिल करने के लिए उस ट्रैक पर आपको चलना पड़ता है। तो डू यू बिलीव कि लोग टारगेट्स बनाते हैं, इतनी सलाहियत होती है और फिर उस पर चलते हैं और अचीव भी करते हैं? हाँ, ज़्यादातर लोग जो ज़हनी तौर से नॉर्मल होते हैं, यानी कि उनको कोई मेंटल इलनेस नहीं होती, तो हाँ वो बिल्कुल टारगेट बनाते हैं, रोज़ाना के बनाते हैं, लंबे भी बनाते हैं और उस पर अमल भी कर पाते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ने एंगर मैनेजमेंट की बात की, तो एक बड़ी खास चीज़ है कि आप कोशिश करें कि अपनी लाइफ में आप एक्सरसाइज को ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप गुस्से में हो, परेशानी में हो, तो आप डाइवर्ट कर लें, आप कोई ऐसा काम कर लें जिसकी वजह से आपकी एनर्जी जो है वो आपकी लगे और आपका माइंड सेट हो। कहते हैं कि अगर आप अपने लेफ्ट, इसको ये लेफ्टी है ना, हाँ मेरा लेफ्ट राइट, मैं लेफ्टी हूँ तो इसलिए मुझे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपका नोस्ट्रल को आप बंद करके ना आप राइट से ही आप ब्रीथ करें और ब्रीथ आउट करें, और अगर आप ये 27 टाइम्स करते हैं तो आपका डिप्रेशन कम होता है। और ये प्रैक्टिस है, ये आपको दिन में 4-5 मरतबा करना है। आप टीवी देख रहे हैं, कोई भी काम करें, आप इस नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे और इससे आप ब्रीथ इन करेंगे और ब्रीथ आउट करेंगे। 27 टाइम्स आपको ये करना है और आप दिन में ये 4 से 5 मरतबा कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जब आप ब्रीथिंग बेहतर करेंगे ना तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। एक कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी कहिए, अब्दुल गफ्फार साहब। डॉक्टर साहब से मेरे को ये कहना है कि मैं तकरीबन 48 बरस हो गए हैं, मुझे कमर का तकलीफ है। अच्छा। और मेरी 2 सर्जरियां हो चुकी है। 1967 में डॉक्टर जुमा साहब ने की है, 2007 में सलमान शरीफ साहब ने मेरी की है। इस वक्त भी मेरे को तकलीफ है और खास तौर पे मेरे उल्टे पैर की पिंडी में बहुत सख्त दर्द होता है और मैं इस वक्त ऑटो बेड के ऊपर सोता भी रहता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब से, मैं पूछना चाह रहा हूँ। और डॉक्टर साहब की क्लिनिक क्या होती है ये भी मुझे बता दें। अच्छा, आप नंबर ले लीजिए, डॉक्टर साहब का जो प्रोड्यूसर है हमारे वो आपको नंबर दे देंगे इनके क्लिनिक का, तो आप डॉक्टर साहब से ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं। ये कराची से ही कॉल करे थे, डॉक्टर साहब भी कराची में मौजूद होते हैं, ज़रूर जाएँ डॉक्टर साहब से आप मिलें। डॉक्टर साहब क्या आप कहेंगे इनको? ज़ाहिर है कि इनकी तो काफ़ी कमर की पुरानी तकलीफ है और ये 2 सर्जरीज भी हो चुकी हैं और माशाल्लाह काबिल डॉक्टर से उन्होंने सर्जरीज कराई हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि सर्जरी के बाद भी कुछ ना कुछ कमर की दर्द जो वो रह जाती है, तो उसमें फिर एक हम सलाहियत करते हैं, पेन मैनेजमेंट की सलाहियत होती है कि फिर इनकी पेन को मैनेज करना पड़ता है और उसमें दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है और उसमें एक्सरसाइज और फिजिकल थेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। राइट। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इनको देखने के बाद आप सजेस्ट करेंगे कि क्या यहाँ अभी फिजियोथेरेपी?
फिजिकल थेरेपी का तो बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। और इनकी जो दर्द है उसकी शिद्दत को और उसकी वजह को देखते हुए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल भी हो सकता है। अच्छा, वापस आते हैं जो हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, हम अपने आप को अप्रिशिएट तो बहुत करते हैं, ठीक है, अच्छा मैंने ये काम अच्छा किया, ठीक है, मैं खुद अपने दिल में खुश हो रही होंगी कि हाँ देखो मैंने कितना बड़ा मार्का मार लिया, ये सब। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ गलत करती हूँ तो क्या मैं अपनी नफ्स की नफ़ी करती हूँ? क्या मैं अपने आप को मलामत करती हूँ, या मैं ये कहती हूँ कि नहीं सना ये गलत हुआ, चलो हो गया, अब मैं अगली बार नहीं करूँगा? अपने आप को नो कहना, अगर हमें ये ताकत, हमें सलाहियत आ जाए तो डू यू थिंक कि हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल, नेगेटिव चीज़ों को तो हम बिल्कुल ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए ये देखें, ये कहना तो आसान होता है कि जी आप नेगेटिव चीज़ों को कंट्रोल करें, पॉजिटिव सोचें, लेकिन कोशिश इंसान को ये करनी चाहिए कि उसकी प्रैक्टिस करें। हाँ, डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस करें। हाँ। जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करेगा तो दो चीज़ें होंगी, एक तो उसकी हैबिट जो है वो बेहतर डेवलप हो जाएगी, आदत बन जाएगी कि जी मुझे पॉजिटिव की तरफ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहते हैं, कि वो आदत बन जाएगी। दूसरा, ब्रेन में भी ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो आपके ब्रेन के वो एरियाज जो कि पॉजिटिव थिंकिंग के लिए जिनकी जगह होती है, जो करते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो जब वो डेवलप होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो है थिंकिंग जो है वो परमानेंट बन जाती है, पॉजिटिव। राइट, जिस तरह के ये ना आपके, अगर आपने आज गुस्सा किया, आपके आज मैंने गुस्सा तो किया लेकिन ये मैंने अच्छा नहीं किया, अब मैं नहीं करूंगा ये दोबारा। फिर अगर ऐसा होता है आप फिर खुद बोलें कि नहीं मैंने ये चीज़ की है, मैं ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये मैं दोबारा नहीं करूंगा। तो जब आप नो खुद को खुद कहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं ये जाकर सेफ हो रहा होता है इस प्रोसेसर में। हमें लग रहा होता है कि शायद नहीं है, लेकिन वहाँ वो अपना वर्किंग कर रहा होता है कि वो आपको मैसेज दे रहा होता है कि आपको नहीं करना। और यही प्रैक्टिस जाकर एक दिन कामयाब होती है और आप फिर उस चीज़ से, अगर आप खुद चाहते हैं दिल से, तो आप तब्दील हो सकते हैं। दिल से चाहने की बात डॉक्टर साहब से हम करेंगे। एक कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम महमूद हारून है। जी महमूद साहब, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं कराची से कॉल कर रहा हूँ। जी कहिए। डॉक्टर साहब से मैं सवाल करूँगा। जी डॉक्टर साहब, तो मेरा बेटा है 14 प्लस है। ओके, माशाल्लाह। उसको तकरीबन 1 साल की उम्र में फिट्स पड़े थे। जी। तो उसके बाद उसका एपिवल से इलाज किया, सिरप से, तब वो नॉर्मल हो गया। उसके बाद हमने छोड़ दिया। जब ये 7-8 साल का हुआ तो फिर हमें मतलब इसमें कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही जो बच्चे ग्रोथ कर रहे होते हैं। तो उस वक्त फिर मैं डॉक्टर इकबाल अफरीदी के पास ले गया। उसने जो है वो मेडिसिन के जरिए इसको मतलब मैनेज किया है। बाकी फिजिकली उसमें कोई चेंजेस नजर नहीं आती। वो कभी अप एंड डाउन, कभी अप हो जाता है, शाउट करता है, डाउन हो जाता है। तो फिर उसकी क्या करना चाहिए मुझे? मैं बहुत परेशान हूँ इस सिलसिले में। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि इमोशंस जो हैं उसके वो बहुत हार्श हो गए हैं? जी हाँ। अच्छा ठीक है, हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब। जी, ये जो जैसे इन्होंने जिक्र किया, जो कैफियत बताई अपने बेटे की, ज़ाहिर है इनके लिए वाकई परेशान कौन सूरत हाल होगी। और अब 14 साल के माशाल्लाह। उसमें यह है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपकी जो दिमाग है, ब्रेन की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल नहीं है, नशो नुमा जो है ज़रा स्लो है, या कोई ब्रेन में कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, उसके असरात ऐसे हो सकते हैं कि इंसान फिज़िकली भी उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चलने में, तवाज़ुन बरकरार रखने में, और इसी तरह जो है और इसके बिहेवियर में भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि वो उनको समझ नहीं आती कि अपने गुस्से को। फिट्स पड़े थे इनको 1 साल में, तो क्या उसकी वजह से हो सकता है? फिट्स एक अलामत होती है कि ब्रेन के अंदर कोई ना कोई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कोई ना कोई डिफेक्ट है। ओके, ठीक है, उसमें फिट्स भी पड़ सकते हैं, उसमें फिजिकली भी कोई ना कोई इंसान में हैंडीकैप हो सकता है, और बिहेवियर की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं कि वो बस ऐसे बच्चों को समझ में नहीं आती है कि मुझे कब गुस्सा करना है, कब नहीं करना, या अपने जज्बात का इजहार कैसे करना है। तो उसमें फिर वो शाउट भी कर सकते हैं, उसमें गुस्सा भी कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात
हमें उस बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, और अगर फिट्स बढ़ते हैं तो फिट्स को कंट्रोल करने की दवाओं का इस्तेमाल करना अच्छा, पड़ता है। उन्होंने कहा कि वो तो कंट्रोल हो गया, लेकिन अब वो जो इमोशनली जो रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो यकीनन इतना हार्श होगा कि दूसरों को भी लगता होगा कि कुछ इबनॉर्मल एक्टिविटी सी हो रही है, ऐसी फीलिंग आती। तो अब आप कह रहे हैं थ्रू मेडिसिन कंट्रोल किया जा सकता है? मेडिसिन और बिहेवियरल मैनेजमेंट दोनों चीज़ें इसके अंदर दोनों को करना पड़ेगा। तो आप डेफिनेटली इनको न्यूरो किसी फिजिशियन को ही दिखाना होगा इसके लिए? उनको भी दिखा सकते हैं, बिल्कुल। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर इकबाल आफरीदी बड़े अच्छे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और उनको भी दिखा सकते हैं। और अगर कोई फिट्स को कंट्रोल करने में या कोई और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है तो न्यूरो फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर शाहिद मुस्तफ़ा न्यूरो फिजिशियन है, आप ज़रूर इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अल्लाह करे कि बेहतरी हो आपके बच्चे की सेहत में। माँ बाप के लिए तो ज़िंदगी औलाद की होती है, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह रब सेहत दे आपके बेटे को। डॉक्टर साहब, हम दिमाग की तो बात करें, लेकिन जो दिल है हमारा, अक्सर लोगों की सब लोग यही कहते हैं कि ना दिल के फैसले जो हैं वो इंसान को अक्सर नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो दिमाग से फैसले करना चाहिए। कहते हैं मर्दों में बड़ी सलाहियत होती है कि वो दिमाग से प्रैक्टिकल होकर फैसला करते हैं, ख़वातीन जो हैं वो बड़ी इमोशनल होती हैं, वो दिल से फैसला करती हैं इमोशनल। तो क्या दिल में भी सलाहियत है सोचने समझने की, वो भी फैसला करता है कि हमारे पास दो ट्रांसमीटर्स हैं जो काम कर रहे होते हैं, जिनका कनेक्शन कहीं जुड़ नहीं पाता, इसलिए फैसले नहीं बेहतर हो पाते? ये बड़ा ही एक पेचीदा सवाल है लेकिन ये कि इसका सादा सा आंसर ये है कि देखें, जो भी इंसान फैसले करता है जो भी इंसान की सोच होती है, जो भी डिसीजन मेकिंग होती है, वो सब दिमाग में होती है। दिल से पंप करता है? दिल का फंक्शन है वो बेसिकली पंप करना है ब्लड, कि वो ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर पंप करेगा और दिमाग को भी पहुंचाएगा। ठीक है। अच्छा, होता ये है कि जब कभी इंसान हम दिल से, हमारा ज़ाहिर है कि एक बहुत तारीखी लोग समझते हैं, असल में दिल जो है वो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ लाइफ है। जिंदगी है तो दिल की वजह से, क्योंकि दिल की धड़कन चल रही है तो जिंदगी है। राइट। और अगर कोई इमोशंस ऐसी आती हैं, बहुत खुशी आती है, गमी आती है, दुख आता है, तो वो जो ब्रेन के सिग्नल्स होते हैं वो दिल की तरफ जब जाते हैं तो दिल धड़कता है, तेज धड़कने लगता है। तो इंसान को जो महसूस हो रहा था कि जो मेरे यहाँ ही कुछ हो रहा है, ठीक है, दिल तेज धड़क रहा है, या हार्ट सिंकिंग की फीलिंग होती है। ठीक है। स्टमक में लोगों को फीलिंग, स्ट्रेस में, परेशानी में, इम्तिहान देने जा रहे हैं तो लोग कहते हैं कि जी वो बटरफ्लाइज है मेरी स्टमक के अंदर, वो फीलिंग्स वो सब यहाँ होती हैं। ठीक है। दिल पे प्रेशर पड़ सकता है, तो इंसान समझता है कि जी ये दिल ही का काम है जो कि जिसकी वजह से मुझे सब कुछ। अच्छा, ये बताएं, जो हम दो चीज़ें चल रही होती हैं, एक आपका जहन कुछ और कह रहा होता है, प्लस माइनस देख रहा होता है, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे वैसा होगा। दिल आपको कहता है कि नहीं, बस जब दिल कह रहा है तो ये कर जाते हैं, ये इस काम को कर देते हैं। तो फिर वो आवाज़ कहाँ से आ रही होती है? सब डिसीजन मेकिंग ब्रेन में होती है। वो भी दिमाग से दो आवाज़ें आ रही होती है? जिसको हम दो आवाजें तो नहीं कह सकते, इंसान समझता ही है। हाँ। वो एक्चुअली जो दो चीजें चल रही थी वो दिमाग ही में चल रही होती हैं। अच्छा, डिसीजन मेकिंग, राइट और रॉन्ग, हाँ। ये डिसीजन लेना, ये वो डिसीजन लेने, ये सब दिमाग का काम है। मसलन जो दिमाग का सामने का हिस्सा, इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव लोब भी कहते हैं। जिस तरह एग्जीक्यूटिव नहीं कि जी वो डिसीजन ले रहा है, अच्छा, बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉस बैठा हुआ है, टॉप सीईओ है, वो फैसले कर रहा है, तो इसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो होता है इंसान का फ्रंटल लोब के अंदर होता है। ठीक है। इसीलिए हम जब देखते हैं कि जब लोगों का डिमेंशिया होता है, या जो बूढ़े उनको अल्जाइमर्स डिमेंशिया है, या तो उनका जो फ्रंटल लोब जो है वो सिकुड़ जाता है, तो फिर वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन नहीं कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, ये सही चीज़ है कि गलत है। तो ये जो इंसान के दिमाग में जो डिसीजन मेकिंग है, इसके भी सेंटर्स हैं। तो ये सब जिस तरह आपने जिक्र किया, जो फैसले हो रहे होते हैं कि मुझे दिल का फैसला करना है या दिमाग का फैसला करना है, वो दिमाग में ही हो रहे होते हैं। लेकिन इंसान को फील ये होता है कि इसमें मेरा इमोशनल पार्ट होता है ना, जो वो भी ब्रेन के अंदर है, जैसे हमने जिक्र किया कि लिम्बिक सिस्टम है जो कि इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो इमोशनल पार्ट को इंसान को कहता है कि ये तो मेरा दिल के साथ ताल्लुक है, और जो जिसको कहते हैं कि लॉजिकल पार्ट है, या कि जी अक्ल जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं वो दिमाग में है। असल में तो ये सब फंक्शंस दिमाग में हो रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि दिल जो है वो सिर्फ ब्लड सर्कुलेट करने के लिए ब्लड पंपिंग स्टेशन है, इसके अलावा इसमें इमोशंस का कोई किरदार नहीं है? इमोशनल कोई किरदार नहीं है इसके अंदर। अच्छा, वो जो हम पूरी दुनिया, जो आधी दुनिया है इसमें परेशान है कि जो दिल है, ये दिल के फैसले, और लोग अपने दिल दे बैठते हैं, उसके बाद पछता रहे होते हैं, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, ये अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये आम फहम जुमले बन गए हैं जो एक ज़बान से दूसरे और लोगों तक पहुँचे, और उसके बाद ये चीज़ आम हो गई, तो फिर क्या हकीकत ये है? साइंस में इसका कोई हकीकती कोई कॉन्सेप्ट नहीं है? देखिए, मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर आप बेहोश हो जाते हैं
आपका दिल तो मुस्तकिल धड़के जा रहा है, ठीक है, वो धड़क रहा है, पंप कर रहे हैं, लेकिन आप अलूदगी के आलम में आप बेहोश हैं, इसलिए कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। राइट। उस वक्त ना कोई आपको चीज़ महसूस होती है, ना आपको गुस्सा आता है, ना खुशी है, ना कोई ये फैसला कर सकता है, ना वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन दिल तो पंप किए जा रहा है, दिल का फंक्शन बिल्कुल नॉर्मल है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को यही सोचना चाहिए कि जी अल्टीमेटली इंसान को फीलिंग्स को भी वो दिमाग ही कंट्रोल करता है और फैसले भी जो होते हैं वो सब दिमाग के अंदर होते हैं। राइट। तो मतलब जो दिल है वो जो हम ये जो कंफ्यूज हो रहे होते हैं ना कि मेरा दिल कुछ और कह रहा है और मेरा जहन कुछ और कह रहा है, ये हकीकतन आपके जहन में कोई इंतशार सी कैफियत होती है कि क्या फैसला। अच्छा, कुछ लोग हैं बड़े क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं, फॉरन प्लस माइनस देखते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो क्या ये माइंड की भी पावर हर इंसान की मुख्तलिफ है, ये तमाम जहनों की सलाहियतें एक जैसी होती हैं, उनको हम खुद इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? नहीं, तमाम जहनों की सलाहियत तो एक जैसी कभी भी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। वो जब इंसान का जो ब्रेन बनता है जेनेटिक होता है, माँ बाप से ट्रांसफर होती हैं, जीन्स के थ्रू इंसान में एक वो फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो कहते हैं ये बड़ा जीनियस है, बड़ा स्मार्ट है, कुछ लोग बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, और कुछ लोगों के डिसीजन इतने बुरे होते हैं कि उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। बिल्कुल, ये तो जाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें जीन से ट्रांसफ़र होती हैं, और फिर जो ज़िंदगी के अर्ली जो लाइफ होता है, शुरू के 10 साल होते हैं, उसका फिर सारी ज़िंदगी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, ऑलराइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज बहुत सारी बातें जो हैं वो मुझे और आपको पता चली डॉक्टर साहब के थ्रू, और ये बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं जो हमें जानने और समझने की ज़रूरत है कि हम जो अपने बच्चे की तरबियत करते हैं शुरू के 7, 8, 10 साल, वो इतनी ज़रूरी है कि वो हमें पे बैक करती है इस माशरे में भी। जब वो एक अच्छा शहरी बनकर सामने आता है, जब आपकी ज़हनी सलाहियतें अच्छी होंगी, आपका जहन सेहतमंद होगा, तो आप एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजार भी सकेंगे, और जो आपके इर्द गिर्द आपके प्यारे हैं वो भी आपसे महफूज रह सकेंगे। वरना जब आपकी सोचने की सलाहियत ही बहुत नेगेटिव है, तो ना आप खुद महफूज रहेंगे और ना आपके प्यारे आपके साथ, और अक्सर आप अपने रिश्तों को भी लूज़ कर जाते हैं सिर्फ अपनी नेगेटिव थॉट की वजह से। तो अच्छा सोचें, खुश रहें, बेहतरीन खाने खाएं जो न्यूट्रिशन वैल्यू को आपके पूरा कर सकें, और इसके साथ साथ एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, कल होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, सलाम पाकिस्तान।